हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, रिस्क एंड रिटर्न कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, रिस्क और रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले रिस्क जानने से पहले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ये ओके वो चेक करते हैं। तो अलग अलग इन्वेस्टर्स क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि कॉमनली सब इन्वेस्टर्स के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि इनकम उनको रेगुलर हो। कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल गेन टू बी अटेंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका एडिशन है ना, उसका इंक्रीज होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन होंगे, प्राइस चेंजेस होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे गुड्स के, सर्विसेज के, तो उनके बदले में, ठीक है, उनके लिए हेजिंग मीन्स बचाव के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो इन्वेस्टेड फंड्स है उनका सेफ्टी चाहता है कोई भी इन्वेस्टर्स। एंड लास्ट लिक्विडिटी, जो भी इन्वेस्टमेंट है जब इन्वेस्टमेंट का टाइम हो जाएगा, जिसे हम लोग मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, या फिर इन केस ऑफ किसी सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, जब आपको ज़रूरत हो फंड्स का, तो आप लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट थ्री ऑब्जेक्टिव जो है इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये सारा क्या है, कंसर्न विद पॉसिबल रिटर्न, ये सारा रिटर्न से रिलेटेड है। और लास्ट का जो दो आपको इन्वेस्ट ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, ये रिस्क के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये रिस्क का कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से रिस्क आते हैं। इरेगुलरिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न में जब इरेगुलरिटी आए, कम आए, ज़्यादा आए, ना आए। अनसर्टनिटी ऑफ इनकम, इनका कोई फिक्सेशन ना हो तो, या फिर नॉन सिक्योरिटी ऑफ फंड्स, फंड्स का सिक्योर ना होना। इन्वेस्टर्स यूजुअली expect maximum return because they prefer maximum return with minimum risk। कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहता है, मैक्सिमम रिटर्न चाहता है, और बदले में उसके और मैक्सिमम रिटर्न क्यों, विथ मिनिमम रिस्क के साथ, रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। अब रिस्क का लिटरली अगर देखा जाए तो रिस्क का मीन्स होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। किसी भी चीज़ में अगर लॉस का पॉसिबिलिटी हो तो उसे रिस्क माना जाता है, रिस्क कहा जाता है। रिस्क इन्वॉल्व्स रिस्क ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। रिस्क में कैसा कैसा रिस्क शामिल होता है, चेंजेस इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में अगर कुछ चेंजेस हो जाए, इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन आज हो जाए, तब वो सारा रिस्क होते हैं। ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क, रिस्क के टाइप्स क्या है, दो टाइप्स हैं, एक दो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क उनको कहते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से आते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, ड्यू टू स्पेसिफिक फैक्टर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंपनी। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, वो आपके कंट्रोल में हो सकते हैं और कंपनी से रिलेटेड हो सकते हैं। रिस्क एंड अनसर्टनिटी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीन्स ये है कि रिस्क और अनसर्टनिटी एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है, रिस्क कभी कभी अनसर्टनिटी को भी माना जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि रिस्क की क्या, रिस्क के कॉजेज क्या है, रिस्क के कॉजेज क्या क्या है, क्यों रिस्क पाया जाता है। ओके, रिस्क होता क्यों है, सॉरी, रिस्क के कारण यहाँ पे कि मिस्टेक इन द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए फंड सेलेक्ट करते हैं तो गलत इन्वेस्टमेंट अगर अल्टरनेटिव चेक कर लीजिएगा तो आपको रिस्क हो सकते हैं। रॉन्ग टाइमिंग ऑफ मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना होगा जब आपका रिस्क कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो। इन्वेस्टिंग इन हाई रिस्क की सिक्योरिटीज, लो रिस्क सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना बेटर होता है, हाई रिस्क सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
रेपुटेशन ऑफ द इशूअर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज लेस रिस्की। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क कम होगा। और क्या है कि मैच्योरिटी पीरियड, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा रिस्क होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम रिस्क होगा। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। इन्वेस्टमेंट सिस्टम, आप किस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मीन्स आप जो इन्वेस्ट कीजिएगा उस पर जो फंड आप कलेक्ट कीजिएगा वो आप मॉर्गेज पे ले रहे हैं कि आपका सेविंग्स है, ये डिपेंड करता है। ओके, या आप किसी एसेट्स के बदले आपका इन्वेस्टमेंट किस टाइप के एसेट्स में मॉर्गेज है वो डिपेंड करता है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कब पेमेंट होगा, उसका तरीका क्या है, कम जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सिक्योरिटीज़ का, अगर वो नहीं पता तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका नेचर क्या है वो ज़रूरी है। और कुछ नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारा चीज़ आपका कॉजेज होता है रिस्क का। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। ओके, रिस्क के किस टाइप से क्लासिफाइड होते हैं। नॉर्मली दो मेन कैटेगरी है, एक सिस्टमेटिक रिस्क, सेकेंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए कि जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, अनकंट्रोलेबल रिस्क होते हैं, ठीक है। और अनसिस्टमेटिक जो कंपनी के अंदर अराइज होते हैं, कंपनी के अंदर आते हैं। अब आगे देखते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क में देखिए टाइप्स हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क या परचेजिंग पावर रिस्क। और अनसिस्टमेटिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल बिजनेस रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, और नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जैसे पहले डिस्कस किया हम लोग, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, मार्केट कंडीशंस, नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारा आपका सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं। द चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशंस अफेक्ट सिक्योरिटी मार्केट्स। जो आपके कंपनी के बाहर का इंटायरली इन्वायरमेंट है वो अगर आपका कंपनी को इफेक्ट करता है तो वो सारा सिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। 2008 में जब मंदी हुआ था, रिसेशन, तो वर्ल्ड इकोनॉमी उससे इफेक्ट हुआ था। ये भी क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है, कोई किसी कंपनी का उस पर कंट्रोल नहीं था, बियॉन्ड द कंट्रोल। ओके, वी कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर आप इसको अवॉइड करके इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सिस्टमेटिक रिस्क भी सब डिवाइडेड है तीन कैटेगरी में। पहला है मार्केट रिस्क, सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क, और थर्ड है परचेजिंग पावर रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है, द रिस्क arises ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में डिमांड सप्लाई के एनालिसिस से जो रिस्क अराइज होता है वो है मार्केट रिस्क। अकॉर्डिंग टू जैक क्लार्क फ्रांसिस, market risk is that portion of total variability of return caused by the alternating forces of bull and bear market। ठीक है, मार्केट रिस्क वो पोर्शन है जहाँ पे रिटर्न जो है, रिटर्न आपको जिस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलने वाला है वो अनसर्टेनिटी होता है या फिर वेरिएबल होता है, चेंज हो जाता है। क्यों, अल्टरनेटिंग फोर्सेस ऑफ बुल एंड बियर मार्केट। अब ये बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होता है ये चेक करते हैं हम लोग। जब भी कभी सिक्योरिटी इंडेक्स, जब भी आप लोग स्टॉक एक्सचेंजेस में सिक्योरिटी इंडेक्स देखते हैं, जैसे बीएससी का इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स या एनएससी का, निफ्टी, तो वो जब अपवर्ड जाता है, आगे इंक्रीज होते रहता है फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कुछ एक रेगुलर पीरियड में अगर वो इंडेक्स अप ही जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बुल मार्केट। ठीक है, बुल, जो बुल का नेचर क्या होता है, जो हमेशा दौड़ने वाला, उछलने वाला, ठीक है, ऐसा होता है ना, इट मीन्स इसको बुल मार्केट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुल का जो नेचर होता है वैसा नेचर जब स्टॉक इंडेक्स में आ जाए तब आप क्या मानिएगा उसको, बुल मार्केट। बियर मार्केट जस्ट उसके अपोजिट होता है, जब
इंडेक्स जो है, स्टॉक इंडेक्स जब डिक्लाइन होता है, घटते जाता है फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, तब उस मार्केट को क्या कहेंगे? बियर मार्केट। बियर का नेचर, वैल्यू का नेचर क्या होता है? स्लो स्लो काम करना, धीरे धीरे। इसका मतलब जब वो डाउन होता है तो बियर मार्केट कहला जाता है। अब स्टॉक मार्केट को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टॉक मार्केट में जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों हो सकते हैं। अब टेंजिबल इवेंट्स क्या होता है? जैसे कि अर्थक्वेक, वार लाइक सिचुएशंस, पॉलिटिकल अनसर्टनिटीज, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, ये सारे कंडीशन जो है, जो आपका इवेंट्स हो रहे हैं, जो आपका इफेक्ट, उसका इफेक्ट्स भी दिखने को मिलता है प्रॉपरली, वो सारा टेंजिबल इवेंट्स रियल बेसिस पे जो होते हैं, वो सारा टेंजिबल इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंजेस का प्राइस में चेंजिंग आता है। जैसे अभी का सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं, जो कोविड-19 के चलते अभी क्या हो रहा है, स्टॉक इंडेक्स डाउन हो रहा है। तो अभी इन्वेस्ट करने का तरीका जो होगा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होगा, इन्वेस्टर्स का जो एस्पेक्ट होगा टू द स्टॉक मार्केट, वो अभी नज़रिया थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनको फोकस करना होगा कि अभी मार्केट कंडीशन, मार्केट रिस्क क्या है। ओके। इंटेंजिबल इवेंट्स क्या होता है? मार्केट साइकोलॉजी, या फिर वो साइकोलॉजी पे काम करता है कि कुछ हो सकता है, पता नहीं, ठीक है, आगे क्या होगा इसका आइडिया नहीं, लेकिन साइकोलॉजी पे ये काम करता है। कौन सा इवेंट्स? इंटेंजिबल इवेंट्स। जैसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कुछ स्टेटमेंट दे दिए, ड्यू पॉलिटिकल स्टेटमेंट, या फिर किसी दो कंट्री के साथ कुछ पॉलिटिकल रिलेशन या फिर बिजनेस रिलेशंस इस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो अभी क्या होता है, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक प्राइसेस में चेंजिंग आता है। ठीक है ना? द डिक्लाइन इन सिक्योरिटी प्राइसेस में आल्सो बी ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टनिटी। ये हो गया आपका मार्केट रिस्क। मतलब स्टॉक मार्केट का जो प्राइस चेंजिंग हो, वो किससे रिलेटेड होता है? मार्केट रिस्क। और क्यों चेंजिंग होता है, अभी डिस्कस किए ना, एक हो गया टेंजिबल इवेंट्स और दूसरा इंटेंजिबल इवेंट्स के कारण। सेकंड देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसमें क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न कितना आएगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आपको मिलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिस रेट से वो इंटरेस्ट पेड करता है वो इन्वेस्टमेंट फंड। इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपेंड करता है किस पे? इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, आप किस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड पे कर रहे हैं, डिवेंचर पे कर रहे हैं। और किस पे डिपेंड करता है? रेपुटेशन ऑफ सिक्योरिटी इशूअर, जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है, जो कंपनी से या फिर कोई कॉरपोरेशन से, उन पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट्स also affected by monetary policy and measures which are beyond the control of the investors। ये जरूरी नहीं है कि वो कंट्रोल में ही हो, कुछ कुछ चीज़ है इंटरेस्ट रिस्क ऐसा होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज आ जाए या कुछ मेजरमेंट्स में चेंज आ जाए तो भी इंटरेस्ट रेट्स में चेंज होते हैं। ओके। बॉन्ड issued by government are safe and risk free if the government offers higher rate of interest on these bonds, then the investors will prefer investing in public sector rather than प्राइवेट सेक्टर्स। हम लोग जनरली जानते हैं ना कि गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ फंड में, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद इन द सेंस आप रिस्क फ्री होते हैं, लेस रिस्क रहता है। ओके। अगर वही चीज़ अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए किसी इन्वेस्टर को, तो क्या करेंगे? पब्लिक सेक्टर में, मतलब मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। अगर इंटरेस्ट रेट जो फ्लक्चुएट होंगे, इसमें अस्थिरता होगी, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, जो आप लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसका कॉस्ट, लागत भी इफेक्ट होता है। मोस्ट स्टॉक ट्रेडर ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स विथ बोरोड फंड्स। ठीक है।
हम लोग नॉर्मली क्या जानते थे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ कुछ जो स्टॉक मार्केट में ही, स्टॉक एक्सचेंज वही काम करते हैं, वही उनका डेली बिजनेस है, तो वो लोग क्या करते हैं, बोरोड फंड्स, ठीक है, ऋण लेके भी, उधार लेके भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ट्रेडर्स। अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा हो जाएगा, जो आप बोरो कर रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, उसका कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ, कॉमन सी बात है, कम हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा, सिक्योरिटी में डिमांड कम हो जाएगा। और सिक्योरिटी डिमांड मीन्स क्या हो गया, आपका स्टॉक, जो आप जितना भी स्टॉक एक्सचेंजेस में स्टॉक्स लिस्टेड है, उनका डिमांड कम हो जाएगा। अब उनका डिमांड कम हो जाएगा तो क्या होगा, उनका प्राइसेस कम हो जाएगा। और स्टॉक का प्राइसेस कम होने का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, स्टॉक इंडिसेस का वैल्यू से। तो स्टॉक इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, जो सेंसेक्स या हम लोग निफ्टी देखते हैं इंडिया, हमारे इंडिया में, उनका वैल्यू भी डाउन होना शुरू होगा। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर रिस्क, जिसका नाम इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन रिस्क भी मान सकते हैं हम लोग। इसका वजह से क्या होता है कि क्योंकि ड्यू टू ए सिग्निफिकेंट पीरियड, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का जो प्राइसेस होता है, या परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो करंट किसी भी कंट्री का परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है, वो इंक्रीज होने लगता है। तो वो एज इन्फ्लेशन उसको माना जाता है। इन्फ्लेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। Inflation, defined as a continuous increase in prices, is a serious risk for any long-term investor. अब इन्फ्लेशन क्या होता है, जब फ्यूचर में आप परचेजिंग पावर, मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाए, मीन्स जो भी गुड्स एंड प्राइस सर्विसेज का प्राइसेस हाई होना, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अब इसके वजह से इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको तो रिस्क हो सकता है। सिंपल बात समझ लीजिए, अगर आप आज 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 10 ईयर्स के बाद, 10 साल के बाद किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए, और 10 साल के बाद आपको रिटर्न 2 लाख मिलता है। अगर आप आज के डेट के हिसाब से देखें तो ये तो डबल हो रहा है। आप कहेंगे कि नहीं, दस दस साल में मेरा पैसा तो गुना हो जा रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर आप इन्फ्लेशन रेट के साथ आप चेक करें, 10 साल के बाद वो 2 लाख का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी धीरे धीरे डाउन होने लगता है फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलेगा, वो हमारे इन्फ्लेशन रेट को से हाई है कि नहीं। अगर लो है इन्फ्लेशन रेट से, तो इन्वेस्ट करना लॉस है। The rise in prices penalizes the return to investor, and any potential rise in price is the risk to the investor. अगर प्राइस जितना राइज होते रहेगा, बढ़ते जाएगा, तो इन्वेस्टर को लॉस होता रहेगा। ठीक है। अब इन्फ्लेशन दो टाइप से क्लासीफाई हो सकता है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। मतलब डिमांड को पुल माना जाता है और कॉस्ट पुश। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज इज मोर देन सप्लाई। जो गुड्स एंड सर्विसेज है, सप्लाई से ज़्यादा उसका डिमांड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा डिमांड, तो प्राइस इंक्रीज होने लगेगा। दिस रिजल्ट इन राइज इन प्राइसेस। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि राइज इन प्राइसेस कॉज बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट। प्राइस किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होने का दो रीज़न, बेसिक दो रीज़न हो सकता है। फर्स्ट, सप्लाई। अगर आपका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या होगा, कोई भी सेलर उसका प्राइस इंक्रीज कर देगा, या फिर मार्केट में डिमांड सप्लाई के अनुसार प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। पहला। दूसरा तरीका क्या है, किसी पर प्राइस, किसी प्रोडक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस इंक्रीज होना, जब कॉस्ट ज़्यादा लगे, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो डिमांड पुल में ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि डिमांड मोर होता है, सप्लाई से ज़्यादा होता है डिमांड, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पीछे धकेलता है कॉस्ट इन्फ्लेशन को। ठीक है, किस टाइप से, कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि कॉस्ट में भी इंक्रीज हो जाता है।
आप इंक्रीज क्यों होता है? सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फिर लेबर या इक्विपमेंट, इन सब पे अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका गुड्स का, सर्विसेज का, जिस कोई भी ऑब्जेक्ट्स का प्राइस भी, कॉस्ट भी हाई हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई एंड रिजल्ट्स इन हाई प्राइस लेवल। फिर क्या हो जाएगा? जो आप प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई हो जाएगा। Now we can say that purchasing power risk arises due to inflation because inflation reduces the purchasing power. Purchasing power risk inflation की वजह से होता है, और inflation की वजह से क्या हो जाता है? परचेज पावर किसी भी इन्वेस्टर का कम होने लगता है। तो कोई इन्वेस्टर को ध्यान देना होगा परचेजिंग पावर रिस्क कितना है उस इन्वेस्टमेंट फंड पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, जो हम लोग जो कंट्रोलेबल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, वो जो बिजनेस के अराउंड, कंपनी के अराउंड रहते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर चेक करेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क की स्टेम्स फ्रॉम कहाँ से आते हैं? मैनेजरियल इफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड लेबर प्रॉब्लम्स। इन सब के वजह से अनसिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है। जैसे अगर आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी कम है, प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छा से काम नहीं कर रहा है आपका बिजनेस, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, रिस्क को डायरेक्टली आप प्रॉफिट से कंपेयर या फिर इनकम से कंपेयर करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अगर आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी कम हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा से काम नहीं करेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा? डाउन होगा धीरे धीरे। तो वो क्या है? आपका जब प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया, तो उस पर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो सोचेगा ना कि इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या होगा। जब खुद वहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है कंपनी का, तो इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न भी कम आएगा। दैट्स वाई इन अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है? इंटरनल फैक्टर, जैसे मैनेजरियल एफिशिएंसी की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है, टेक्निकल चेंजेस की वजह से, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी की वजह से, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कभी कभी कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी चेंज हो जाता है, या लेबर प्रॉब्लम्स के इशूज़ की वजह से ये रिस्क अराइज होते हैं। अब ये सबके साथ तो सेम नहीं होते हैं, क्यों? कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या कंपनी टू कंपनी सबका नेचर अलग होता है। अब उसके लिए क्या करना होगा? एनालाइज करना होगा हर एक इंडस्ट्री या हर एक फर्म के लिए। अगर आप किसी, जब इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जब हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर्स में से, तो वहाँ पे एक प्रोसेस हुआ करता था, सिलेक्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो जो आप अलग अलग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखते हैं, तो उसमें क्या चेक कीजिएगा कि हर एक इंडस्ट्री या हर एक फर्म के बारे में अलग अलग अनसिस्टमेटिक रिस्क को चेक करना जरूरी है। जैसे चेंजेस इन कस्टमर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस अफेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो जाए टीवी सेट्स या जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की वजह से के थ्रू के लिए, तब क्या हो जाएगा? रिस्क राइज होंगे। अब ये भी नॉन सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक रिस्क भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। और बिजनेस रिस्क भी फर्दर दो कैटेगरी होता है। बिजनेस रिस्क कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। पहले बिजनेस रिस्क को देखते हैं। बिजनेस रिस्क इज दैट पोर्शन ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क कॉज्ड बाय ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस रिस्क वो पोर्शन है अनसिस्टमेटिक रिस्क का जो बिजनेस का काम करने का जो इन्वायरमेंट है, वर्क करने का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसके वजह से राइज होता है, आता है। द बिजनेस रिस्क किसके बीच का डिफरेंस है? रेवेन्यू और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जितना रेवेन्यू हुआ है माइनस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, सारा कुछ इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले का जो आपका अर्निंग है वो आपका बिजनेस में डिवाइड होता है। बिजनेस रिस्क अराइज फ्रॉम इनेबिलिटी ऑफ फर्म टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज इन ग्रोथ और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। बिजनेस रिस्क क्यों होता है? इनएबिलिटी ऑफ फर्म का कमी। कैसा कमी? अपना कॉम्पिटिटिव एज कंपटीशन में नहीं बन पाता है और ग्रोथ भी नहीं कर पाता है उसके वजह से। अब ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, पहला है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है?
जो वर्किंग इन्वायरमेंट है प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा, प्योरली वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो आपका इंटरनल बिजनेस रिस्क में आता है। जैसे पहला हो गया, इसमें देख लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? अगर कॉस्ट एलिमेंट्स आल्सो जनरेट्स इंटरनल रिस्क इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई इन टोटल कॉस्ट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा है, कुछ कॉस्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पहले आप पढ़ चुके होंगे कि कुछ कॉस्ट फिक्स होते हैं, कुछ कॉस्ट वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है किसी कंपनी में, अगर रिसेशन हो गया या डिमांड लो हो गया, मीन्स क्या हो गया कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स्ड कॉस्ट को अल्टरनेट करने की बारी आएगी। क्यों? क्योंकि रिसेशन है, मंदी का दौर है, आपका सेल कम होगा, लो डिमांड है प्रोडक्ट का, तो भी आपका रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्रोडक्शन आपको डाउन करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा तो आप कॉस्ट को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट मेंटेन करना है किसी भी कंपनी को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करना आसान नहीं हो पाता है। एट द सेम टाइम बूम पीरियड मीन्स जब तेजी आएगी बाजार में, जब आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने लगेगा, तो आप अचानक से फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट नोटिस में, है ना। इट मीन्स क्या हो गया? तो फिक्स्ड कॉस्ट पे, अगर फिक्स्ड कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट कितना है किसी कंपनी का, कोई कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट पे कितना लगाई है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि उसके वजह से क्या हो सकता है, रीजनेबल लेवल पे अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी प्योरली या फिर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं कमा सकती है कंपनी। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस करती है, जो बिजनेस है वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का बिजनेस करती है, तो क्या होगा इसके वजह से? ये होगा कि मे बी इन फ्यूचर अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड घट जाता है, उस प्रोडक्ट का डिमांड घट जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा? उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कंपनी, मैक्सिमम कंपनी, अभी ध्यान दीजिएगा, वो बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स एक साथ बनाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप ले लीजिए सूर्या। अगर हम सूर्या बल्ब्स का, शुरुआत में वो 100 वाट्स का बल्ब आता था, अगर वो वही बल्ब बनाते रहती परमानेंटली और आगे टेक्नोलॉजी के वजह से आगे चेंज नहीं करती, क्या होता? उसका बिजनेस डाउन हो जाता। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अपना प्रोडक्ट भी चेंज करने लगा। ये तो हो गया एक ही टाइप का एक ही प्रोडक्ट का अलग टाइप। ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी है जो अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। सबसे पहले आप देख लीजिए टाटा को या फिर रिलायंस को। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, डेली यूज प्रोडक्ट हो गया, या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, हर टाइप का प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर एक प्रोडक्शन से एक डिपार्टमेंट से अगर उसका लॉस हो रहा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट से अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट मेंटेन हो सकता है। जैसे आप HUL सुने होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो वाइड रेंज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ITC सुने हैं आप लोग, इंडियन टोबैको कंपनी, तो वो भी क्या है, सिंगल प्रोडक्ट पे काम नहीं करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल बिजनेस का जो रिस्क है वो कम हो सकता है। पर्सनल मैनेजमेंट, जो पर्सनल मैनेजमेंट जो आपका जितने भी ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रहे हैं आपके कंपनी में, वो भी डिपेंड करता है यहाँ पे। फ्लक्चुएशन इन सेल्स, सेल्स अगर आपका कम होता है तो प्रॉफिट कम होगा ऑब्वियसली। ओके, कस्टमर्स अगर लॉस होते हैं, कस्टमर्स अगर कम हो जाते हैं, तो आपका ऑपरेशनल इनकम है वो कम हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफाइड सेल्स फोर्स इंगेज करना होगा। मीन्स जैसे आप लोग देखते होंगे करेंट सिचुएशन में कि सेल्समैन लोग अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीज करते हैं, ठीक है, ताकि वो सेल्स फोर्स बढ़ जाए, सेल्स बढ़ सके। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क होता है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंट्री कंपनी होता है, ठीक है। मीन्स है बिजनेस के जस्ट एक्सटर्नल होता है, जो कंट्रोल नहीं होता। जैसे क्या क्या है, सोशल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये सारे पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं हो पाता है। बिजनेस साइकिल विच कंपनी इंडस्ट्री ऑपरेट्स, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी
अप्लाई हो गया कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स का कंपनी अप्लाई पे गवर्नमेंट कुछ डिस्काउंट्स या फिर कुछ कंसेशन या कुछ रिबेट दे दी, तो क्या होगा, उस टाइप के जो बिजनेस कंपनीज है उनका क्या प्रॉफिट होना शुरू होगा, ज़्यादा फायदा होगा। तो ये क्या होता है, किसी को फेवर हो सकता है और किसी को लॉस भी हो सकता है। तो उस जिस अगर किसी के फेवर में गवर्नमेंट किसी टाइप ऑफ स्टॉक पे गवर्नमेंट अगर का जो डिसीजन है, पॉलिसी है, वो फेवरेबल हो गया, तो क्या होगा, उसका स्टॉक प्राइस इंक्रीज होने लगेगा। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सोशल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, प्राइस कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल, एनवायरनमेंट कंट्रोल, रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। अगर प्राइस पे कंट्रोल हो जाए, वॉल्यूम्स पे मतलब प्राइस पे आप जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट का उस पर कंट्रोल हो जाए, आप जो वॉल्यूम आउटपुट कर रहे हैं उस पर कंट्रोल हो जाए, आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का आपके कंपनी का उस पर कंट्रोल हो जाए, या इन्वायरमेंटल पे कुछ कंट्रोल हो जाए, तो क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है। जैसे प्राइस कंट्रोल का एकदम सिंपल एग्जांपल, आप लोग टेलीकॉम सेक्टर जानते हैं, जितना टाइप का कंपनीज है, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, या फिर एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, तो इन सारों को रेगुलेट कौन करती है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब वो क्या करती है, ट्राई कि कुछ चीज़ प्राइस पे कंट्रोल करती है, जो आपका कॉल चार्जेस हो गए या इंटरनेट चार्ज होते हैं, कुछ फिक्स कर देती है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, जो टेलीकॉम सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी भी इफेक्ट होता है। ओके, बिकॉज दिस इंडस्ट्रीज हैव टू ऑपरेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली काम करना पड़े, पूरा तरीका से गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट के रेगुलेशन से काम करना पड़े, तो वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सटर्नल बिजनेस में आरबीआई का मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी जो भी आते हैं टाइम टू टाइम, उसकी वजह से भी आपके फंड्स का रिटर्न भी इफेक्ट होता है। पॉलिटिकल रिस्क भी है, जिसकी वजह से अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए उसके वजह से भी पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी भी कंट्री में जो रूलिंग पार्टी है, मीन्स जो रूल कर रही है, जो शासन में है, जो चला रही है कंट्री को, वो अगर कुछ रूल अप्लाई कर देती है बिजनेस के लिए, ओके, जब वो पार्टी अपोजिशन हो जाती है, मीन्स दूसरा पार्टी रूलिंग पार्टी हो जाती है, तब क्या हो सकता है, जो पहला पार्टी थी रूलिंग पार्टी, उसका जो डिसीजन है उसको चेंज भी कर सकती है न्यू जो रूलिंग पार्टी है। उसके वजह से भी ये भी रिस्क को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आए थे पीएम, तो उस टाइम, सॉरी, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सुनेगी, तो उसमें लिबरलाइज किया गया था इकोनॉमी को, कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज, कंट्री के बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी आप देखे होंगे करंट बीजेपी, या ये हम पॉलिटिकल का बात नहीं कर रहे हैं, जो रियल फैक्ट्स हैं, अगर आप अभी करंटली देखिएगा तो क्या आपको दिखेगा कि जब भी बीजेपी आया तो क्या किया कि मतलब इन हाउस प्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सारे चीज़ों पे फोकस किया गया। तो ये सारा क्या फैक्ट्स है कि पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकते हैं बिजनेस में। और उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं, जो आपका कंपनी के फाइनेंस का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। आप जो भी आपके पास फंड्स है, वो या तो इक्विटी फंड होंगे या डेब्ट फंड, मीन्स जो भी कंपनी अपना कैपिटल एक्वायर करती है, या तो इक्विटी के रूप में शेयर्स वगैरह हो गया, या ओनर शेयर्स हो गया, या डेब्ट फंड जैसे डिवेंचर्स हो गया, या फिर लोन्स, बैंक लोन वगैरह हो गया, उनसे उन दोनों को मिला के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनता है कंपनी का। अब कंपनी को पेमेंट किसको किसको करना पड़ता है, किस किस रूप में, देखिएगा, अगर डिवेंचर है और प्रेफरेंस शेयर है तो उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ अर्निंग बचता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बचता है इफ एनी, तब इक्विटी शेयर्स होल्डर्स पे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क पे क्यों फोकस करेगा कोई इन्वेस्टर, अगर इक्विटी फंड्स पे
अगर उसका प्रॉफिट कम है और इक्विटी फंड ज़्यादा है, डेब्ट फंड कम है, तो यहाँ पे डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि डेब्ट फंड पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इक्विटी फंड्स पे कम हो सकता है। Interest payment affects the payment that are due to equity investors. When the cost of debt fund is less, then income in their return per share increases. अगर cost of debt fund डिवेंचर का या प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फायदा किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, और जस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है। द यूज ऑफ debt with own funds to increase the return to shareholders is known as फाइनेंशियल लिवरेजिंग। इसी को एक अलग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेजिंग का नाम दिया गया है डेब्ट फंड और ओन फंड को मिक्स करके शेयर होल्डर का रिटर्न को इंक्रीज करने वाले चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। इसका मीन्स कंपनी को हमेशा मॉनिटर क्या करना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा, डेब्ट टू फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, डेब्ट टू नेट वर्थ रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल वर्किंग कैपिटल रेशियो, इन पे फोकस मॉनिटर लगातार करना होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है। अगर मार्केट रिस्क है तो उसमें इन्वेस्टर कैसे बच सकता है, क्या ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टर मस्ट स्टडी द मार्केट प्राइस ट्रेंड, हमेशा मार्केट प्राइस जो है स्टॉक इंडेक्स है उसको हमेशा चेक करते रहना होगा। और हमेशा अवेलेबल स्टॉक, जितना भी स्टॉक्स है उसको एनालाइज करते रहना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कुछ स्टेटिस्टिकल टूल के हिसाब से एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करती है कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर क्या होगा, टाइमिंग भी देखना पड़ेगा कि किस टाइम परचेज करना है। मीन्स जब लो प्राइस, सिक्योरिटी प्राइस लो हो तब उसको परचेज करना चाहिए, जब हाई होगा सबसे ज़्यादा तब सेल करना चाहिए। तो मार्केट रिस्क से इस टाइप से बचा जा सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क से कैसे बचा जा सकता है, इन्वेस्टर ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड पे इन्वेस्ट करे, परचेज करे, कब, कैसा टाइप का, जो शॉर्ट मेच्योरिटी कम टाइम पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रेजरी बिल्स वगैरह मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है शॉर्ट पीरियड का, तो इन पे इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है। और दूसरा चीज़ है इन्वेस्टर को होल्ड करना इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी तक, मतलब मैच्योरिटी पीरियड वाला अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तब तक वेट करना है। उससे पहले अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं, इन कैश कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। ओके, इसलिए आपको वेट करना होगा मैच्योरिटी डेट को। अगर आप कुछ बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं तो डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स के लिए परचेज करना है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर प्रोटेक्शन करना है तो क्या करना होगा। नॉर्मल माना जाता है कि बॉन्ड और डिवेंचर्स विथ फिक्स रिटर्न कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, बॉन्ड और डिवेंचर क्या है, फिक्स रिटर्न है, उन पर जो रिटर्न आएगा फिक्स होगा। क्योंकि डिवेंचर के आगे आप लोग पढ़े हैं अपने जब भी अकाउंटिंग वगैरह ही पढ़ते हैं, 12% 9% डिवेंचर्स पढ़े हैं, इट मीन्स वो रिटर्न फिक्स होता है। तो ये तो इन्फ्लेशन को सॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन माना जाता है कि अगर बॉन्ड जो 12 से 14%, 12 to 14% अगर आपका रिटर्न देता है तो लो रिस्क फैक्टर के साथ, तो इन्फ्लेशन से आप बचाव हेज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन से बचाव हो सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कीजिए। और क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, आप अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हो गया, आप कुछ मनी कुछ फंड बैंकिंग सेक्टर में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क आप कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट हो सकता है कोई इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर शुड एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडस्ट्री टू विच कंपनी बिलोंग्स। अगर बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क कैसे बचना है, जो इन्वेस्टर है उसको स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा चेक करना है उस इंडस्ट्री का जिससे कंपनी बिलोंग करता है उसका है। अगर वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टाइप ऑफ कंपनी नहीं कहा जा सकता है। ओके,
क्या कर सकते हैं नेक्स्ट कि हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड कंपनी का चेक करते रहना होगा, एनालिसिस करते रहना होगा। उसमें भी कुछ स्टेटिस्टिकल टूल, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह यूज किया जा सकता है। इन्वेस्टर शुड एनालाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो अभी अभी हम लोग चेक किए फाइनेंशियल रिस्क में कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता था, तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी को हम लोग चेक करें तो क्या होगा, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क से बचा जा सकता है। जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई है तो इन्वेस्टर को केयरफुल होना होगा, इन्वेस्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा अच्छा से। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया रिस्क, अबाउट रिस्क। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेजरमेंट, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ रिस्क डिस्कस करेंगे। कुछ कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे रिस्क मेजर किया जा सकता है और इन्वेस्टर बच सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है, और रिटर्न का कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।